और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो हम अब स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो स्केलर भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, पर हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी देना है ये पॉजिटिव है या नहीं। हम कोई किसी प्रकार का रिपल्सन फोर्स यहाँ पे नहीं दिखाए, तो फोर्स क्या है न्यूटन, बस तो इस प्रकार का। हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Welcome back to my YouTube channel. We are from Ohm Institute, the study about the physics of electrostatic. Then start now. Electrostatics, बेटा ये 12th क्लास का एक टॉपिक है, इस टोटल यूनिट एक, और इसके अंदर हम वन शॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है चार्ज के ऊपर। तो सब स्टार्टिंग में सबसे पहले चार्ज जाना पड़ेगा, चार्ज क्या होता है। और चार्ज की दो सिलेबस के हिसाब से दो प्रॉपर्टी होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरी होगी एडिशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू एन। क्यों यहाँ पे होता है चार्ज और एन होता है नंबर ऑफ इंटीजर और ई होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। यहां से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा एग्जाम में, एक नंबर का। ई होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, कूलम होती है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमसे दे रखी है 2 कूलम, N की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होगा Q इज इक्वल टू N। तो यहाँ से अगर हम N की वैल्यू निकालते हैं तो N इज इक्वल टू Q ऊपर में। तो Q की वैल्यू हमारे पास 2 है और E की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 19। पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो यहाँ से हम 2 से काटने हैं, 4 से कर लेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 1 और फिर 4 2 जा 8, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल होगा। इसके अलावा फिर हमारा दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ चार्ज। इसके अंदर से न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम में ला देगा, बड़े बड़े टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आता है। आपको चार्ज दे देगा कि यहाँ से 2 कूलम आ रहे हैं, यहाँ से 4 कूलम आ रहे हैं, यहाँ से 3 कूलम आ रहे हैं, इधर 2 कूलम जा रहे हैं, इधर 6 कूलम जा रहे हैं। आपसे पूछेगा व्हाट इज द चार्ज ऑन द नेट चार्ज ऑफ जंक्शन। तो आपको बेसिक याद रखना है कि जो चार्ज अंदर की साइड आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, जो बाहर जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। तो एडिशन ऑफ चार्ज के अंदर जो फॉर्मूला है वो तो आपको कभी बोले तो एडिशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लेना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 Q3 लास्ट ऑफ Qn, लास्ट तक टर्म को जोड़ना है। इसके अलावा करना क्या है, अब देखो अंदर आने वाले चार्ज कौन कौन है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, यानी 3 प्लस 2 प्लस 4। बाहर जाने वाले क्या है, -6 -2। तो 3 और 2 5 और 4 9 -8 कितना है 1। और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो 1 कूलम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो एक यहाँ से जो पिछली बार IIT में पूछा गया था क्वेश्चन कि वहां पे नेट चार्ज सेम इसी प्रकार था, अलग अलग वैल्यू दी गई थी और ऑप्शन वगैरह से पजल किया गया था 1 -1। तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और नॉर्मल 12th लेवल पे भी हो सकता है। अगला हमारा टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ एक बेसिकली HBSC और CBSE दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आएगा और क्वेश्चन भी आता है। अब
अब वो एडिशन जो हमारा मल्टीपल चार्ज वाला जो टॉपिक है बेटा, वो तो सिलेबस से हट चुका है, तो सिंपली हम अब पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जैसे हमारे पास दो चार्ज है, ये हमारे पास है चार्ज क्यू, और ये गनेदर चार्ज कितना क्यू है। अब ये वाला जो चार्ज है वो इस पे क्या करेगा, देखो पहले चार्ज की प्रॉपर्टी समझो। मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है 3 कूलम, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक चार्ज है, ये है माइनस का 2 कूलम, एक चार्ज यहाँ पे माइनस का 4 कूलम, एक चार्ज यहाँ पे माइनस का 6 कूलम। तो आपसे पूछ सकता है भाई इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, या फिर ये वाला इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला कितना लगा रहा है, और ये वाला कितना लगा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि कितने भी चार्ज आपके अराउंड हो सकते हैं, सभी के ऊपर सेम अमाउंट में फोर्स लगेगा। इस चीज को याद रखना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, वो अलग अलग रेशियो दे देगा कि एक चार्ज ये दे दिया, एक ये दे दिया, पूछेगा दोनों के बीच का फोर्स रेशियो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इससे होगा 1:1। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। चार्ज की प्रॉपर्टी है ये कि दूसरा चार्ज कितना ही ज्यादा बड़ा हो, ये नेगेटिव चार्ज कितना ही बड़ा हो सकता है, पर ये जो पॉजिटिव है वो सभी को सेम प्रकार से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव 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 क्या करता है, रिपेल करता है, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज क्या रहेंगे, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेसिक प्रॉपर्टी होगी चार्ज, तो ये पता होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर में जो स्केलर होता है उसके अंदर बेटा डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो हम अब स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो स्केलर में हमारे पास चार्ज में ओनली पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, पर हमें यहाँ पे इंडेक्शन नहीं देना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम कोई किसी प्रकार का रिपल्सन फोर्स यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। जब वेक्टर फॉर्म करवाऊंगा तब आपने दोनों चीज देखनी पड़ेगी। तो पहले हम स्केलर जानते हैं, तो हमारे पास दो चार्ज हो गए, एक ये है और एक ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने रख लिया r, इस पॉइंट का नाम मान लिया a और इसका b। तो पहले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज किसको बोलेंगे, जैसे हमने इसको मान लिया Q1 और इसको मान लिया Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या होगा, Q1 एंड Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होता है बेटा उल्टा, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे हम चार्ज डाल देंगे Q1 और Q2, और साथ में जो हम चीज हमने देखो यहाँ से देखो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या हो गया हमारा, Q1 और Q2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि r का स्क्वायर। क्या बोला गया है, इनवर्सली, इनवर्स मतलब नीचे। अगर यहाँ पे फोर्स बढ़ाते हैं, देखो अगर मैं इस चार्ज को इसके पास लेके आऊंगा तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। डिस्टेंस कम होगी तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। अट्रैक्शन होगा अगर पास में लगाऊंगा तो पास आएंगे, रिपल्सन होगा तो भी इनमें ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे हमारे पास ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ, इधर ही दोनों पास में है, इधर मैंने स्टैंड कर दिया इनको, तो ये दोनों आपस में पास आना चाहते हैं, क्योंकि इन इनकी जो नजदीकी आर कम है तो फोर्स ज्यादा होने वाला है। अब हम इस जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है इसको हटाते हैं, इसको हटाने के लिए हम के यूज करते हैं, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये हमारा जो टर्म आई है, ये कांस्टेंट आई है,
अभी इस टोटल की जो को लिखेंगे हम 9 इंटू 10⁹ इसकी यूनिट वगैरह मैं निकलवाऊंगा, इसका यूनिट वगैरह। और एप्सिलॉन नॉट, खाली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, सॉरी इन वैक्यूम में ले सकते हो, इन वैक्यूम में ले लो या फिर फ्री स्पेस डाल दो। तो अब हम इस वैल्यू का यूज करेंगे यहाँ पे। तो F इज इक्वल टू, इसको हटाने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कूलम्ब ला का। अब यहाँ से देखो जनरल केस में पूछा जाता है कि कूलम्ब ला का फॉर्मूला पूछ लिया 2 नंबर। अब यहाँ से एमसीक्यू ज्यादा बढ़ते हैं, वो कैसे हमने देखना है। एमसीक्यू में एक तो ये हो सकता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो वहां पे ऑप्शन में यहाँ पे -9 दे सकता है, प्लस का 9 दे सकता है, तो वो चीज याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लो एक बार अच्छे से। अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं, देखो सबसे पहले निकालते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकालते हैं कूलम्ब फोर्स के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट की यूनिट कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और हमारे पास फिर क्या बच गया, Q1 और Q2, और नीचे क्या बच गया, R का स्क्वायर। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, दूसरे चार्ज की क्या हुई, कूलम्ब, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो m का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो m क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए देखो ये चीज तो सेम रहेगी। और Q ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो Q की जगह Q की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, IT, और दूसरे Q के लिए भी IT। और डिस्टेंस के लिए देखो आप लोगों ने पढ़ा MLT, MLT पहले एक CGS सिस्टम होता है, एक MKS, और अब जो चल रहा है MLT, ये होता है मास, लेंथ, और ये टाइम। किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की अगर आपने मास नापना है तो m से डिनोट करेंगे, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। तो डिस्टेंस किस में होती है, लेंथ में आती है, तो यहाँ पे l का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो i इंटू आई क्या हो गया, i का स्क्वायर, और t इंटू टी का स्क्वायर, और l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब करंट की ऐसा यूनिट क्या, सॉरी टाइम, ये नॉर्मल हमारा फॉर्मूला आ गया। अब करंट की यूनिट लिख देते हैं, क्या आती है, एम्पियर, ए का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, और l-2। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। अब देखो ये भी पूछ सकता है भी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालो, तो फिर आपने बस ये ऊपर नीचे करना है, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके जाना है, फोर्स को नीचे आ जाए। जैसे एप्सिलॉन नॉट की निकाले यहाँ पे, तो क्या होगा, 1/4 पाई Q1 Q2 और R स्क्वायर, और ये F आ जाएगा नीचे। तो बेटा यहाँ से क्या करना है, ये तो क्या हो गया कांस्टेंट, और चार्ज की क्या हुई, C इंटू सी, कूलम्ब का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, और फोर्स की क्या आ जाएगी, न्यूटन, बस। तो इस प्रकार कर दो। अब जानते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्ब्स लॉ का जो सेकंड होता है, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है। आपने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म करके इसको खत्म कर देना है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के अंदर आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन समझाऊंगा, और साथ में एक दिन हम पूरी एनसीईआरटी के जो फर्स्ट यूनिट है इसके सारे जो न्यूमेरिकल वो डालें। तो लगातार आप चैनल पर बने रहे। अब हम डालते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हमारे पास हमें सबसे पहले डायग्राम पे कंसीडर देना है ध्यान। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसा कि आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा था। दिस इज हमारा r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, this is position vector, and this is the displacement vector. This is the another point of charge of A, this is B. Then now this is charge q1 and this is q2. Here the distance between them is delta r, means delta r means r2 vector minus r1 vector. Delta r means
Delta R is the displacement vector R2 minus R1. This is the force FAB. FAB force from A to B, FBA force from B to A. जो फोर्स बेटा A से B पे लग रहा है उसको हम बोलेंगे FAB, जो फोर्स B से A पे लग रहा है उसे बोलेंगे FB। वेक्टर फॉर्म में लगाने यहाँ पे डायरेक्शन होती है। इसके अलावा जब हम इधर से आएंगे तो ये हमारा फोर्स, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो यूनिट वेक्टर हमारा होगा R12 वेक्टर। उधर से आएंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर होगा R21। ये याद रखना है। अब हम इसको लिख लेते हैं, अच्छे से ध्यान दो। O से लेके A तक कितना है R1 वेक्टर, O से B कितना है R2 वेक्टर, A से B कितना है R12 वेक्टर, और B से A की तरफ जाएंगे तो R21 वेक्टर। और अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है वो है FAB, और नीचे से जो ऊपर लग रहा है वो FB। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं OA इज इक्वल टू R1 वेक्टर, OB इज इक्वल टू R2 वेक्टर, AB इज इक्वल टू A से B कितना होगा R12 वेक्टर, और R12 को क्या लिख सकते हैं हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 मतलब R2 पे फोर्स लगेगी, यानी R2 पे जा रहे हैं हम, R ये हमारा R2 पॉइंट होगा, और ये R2 पॉइंट है, ये R1, यानी R12 का मतलब क्या है, हम R2 पे जा रहे हैं R1 के कारण। ठीक है, ऐसे ही हम BA वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर लगा के चलो इन पे सभी भी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन निश्चित है। अब B से क्या होगा R21 वेक्टर, और R21 में क्या लिखना पड़ेगा, R21 कहां से लग रहा है, देखो R21 ये वाला फोर्स है, R21 कहां से लग रहा है R2 के कारण 1 पे लग रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। ठीक है, हेयर आप लोगों को पता लगा कि FAB बराबर है यहाँ से माइनस का FBA, यानी कि जो इधर से लगने वाला फोर्स है, जो ऊपर से लगने वाला फोर्स और नीचे से लगने वाला फोर्स दोनों क्या है, सेम है, यानी इक्वल और अपोजिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों फोर्स है वो क्या इक्वल और अपोजिट है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, both are cancel out each other। तो फिर हमें इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करेगा F12 वेक्टर, तो F12 क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन कूलम चला लगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये हमारा चार्ज होगा, और ये Q2 अपॉन में F12 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 का स्क्वायर ले लेंगे। साथ में यहाँ पे ना एक डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर रखते हैं, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी साथ में लेना पड़ेगा। अब इसको मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर। R12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर से R12 क्या है R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू में R12 का यूनिट वेक्टर। ऐसे ही यहाँ से अगर FBA निकालें यानी F2A, F2A क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सेम रखने हमने, Q1 Q2 अपॉन में यहाँ पे 1 2 लिया था तो यहाँ पे लेंगे R21 का स्क्वायर इंटू में R21 का यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखो R1 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू में R21 का यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे आज हम। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल वी एक्सपीरियंस ए फोर्स, जहां तक हम एक फोर्स का अनुभव करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास एक वायर जिसमें करंट जा रहा है और इसके अराउंड एक फील्ड है, जहां तक हम किसी भी फोर्स का अनुभव करते हैं इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो हमारा यहाँ पे एफ क्या होता है, फोर्स होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, साथ में नीचे क्या रख देंगे, एक क्यू रख देंगे, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका हम जो अभी ऐसा यूनिट वगैरह यूज करते हैं, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और चार्ज की होगी कूलम। तो क्या हो जाएगा NC-1। अगर नॉर्मल इस फॉर्मूले से पूछे तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1 T की पावर -2 अपॉन में चार्ज का क्या हो जाएगा IT। ठीक है, क्या ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, I इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा IT। तो हमने यहाँ पे चार्ज की देखो फोर्स की जगह क्या रख दिया m1L1 T की पावर -2 और चार्ज की रख दिया हमने IT। तो हम क्या करते हैं, एक टी से हम एक टी काटेंगे, बाकी अब तो ये ऊपर ही जाने वाला है m1L1 T की पावर -2 और ये करंट की यूनिट अगर ऊपर जाती है एम्पियर -1 होगी, टाइम ऊपर जाएगा -1। कंबाइन करते हैं m1L1 T की पावर हो गई -3 और a की पावर -1। तो ये हमारे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया और इसकी ऐसा यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अपना अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर करो फटाफट से। स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, इस वायर में करंट जा रहा है, उसके अराउंड जो भी क्षेत्र होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं इस वायर में करंट है, इसके पास अगर आप जाते हो तो ये आपको खींचेगी ऐसे या फिर आपको धकेल ले, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और इसी फोर्स को हम यहाँ पे अनुभव करेंगे। तो नेक्स्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम यूज करेंगे, किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे इससे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल फील्ड को जानते हैं हम। देखो मान लीजिए हमारे पास ये -Q चार्ज है और ये +Q है, और दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं डिस्टेंस से। मान लीजिए मैं इनको a डिस्टेंस से सेपरेट कर देता हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a है। तो फिर अगर ये वाला क्या होगा, हमारा सेंटर होगा O, तो इधर कितना रहेगा a/2 और इधर भी a/2। तो फिर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हो सकती है या फिर डेरिवेशन में प्रॉब्लम होगी। तो हम एक वैल्यू ऐसे ही रख लेते हैं जो दोनों के लिए क्या रहे, सही रहे। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 2a। 2a रखने से हमारा क्या फायदा होगा कि दोनों साइड बराबर हो जाएगा, a इधर होगा और a इधर हो जाएगी, a इधर, a और ये b पॉइंट। तो हमारा ये डाइपोल होगा। डाइपोल में क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों को सेपरेट किया जाएगा एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय, two equal and opposite charge are separated by a small distance तो यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम p वेक्टर से डिनोट करेंगे। p वेक्टर बराबर में होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो गया q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। और यहाँ पे जो 2a है ये क्या डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने यहाँ पे वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे पास जो चार्ज की यूनिट फॉर्मूला आ गया, जो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होगा, p वेक्टर इंटू में q इंटू 2a। अभी इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन में एमसीक्यू में ऐसा यूनिट ही पूछता है या फिर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला डाइपोल का याद रखना
केवी इंटू 2a। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। इसको ये मत समझना ये 2a है, कभी ये कर दो तो 2 मीटर या फिर 2 मल्टीप्लाई मीटर, नहीं, ये टोटल डिस्टेंस ही है। इसको आप आर भी मानते तो भी यहाँ आर बाई टू करते और आर बाई टू करते, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। टोटल डिस्टेंस कितनी, आर, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी, 2a। तो चार्ज की यूनिट गुलाम हो गई, डिस्टेंस की हो गई मीटर। अब क्यू को क्या लिख सकते हैं, आईटी, और डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, देखो एमएलटी के हिसाब से लिखो। तो ये क्या होगा, मास, ये लेंथ और ये टाइम, तो ये क्या हो गया, लेंथ। करंट का जो हो गई, ये क्या आ गई, एम्पियर। करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, और टाइम को टी रख दिया हमने, और एल की 1, M1 L1 A1। तो ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल की एप्लीकेशन होती है हमारी, तो डाइपोल की हमारी एप्लीकेशन होती है एक्सो लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिर 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिर लास्ट हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी वन डाइपोल। तो 5 एप्लीकेशन होती है, और उन 5 में से उनके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पूछे जाएंगे 3 नंबर में कम से कम। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा, और 1 नंबर का आएगा तो इनमें से क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। बाकी पिछली बार एचबीएससी में इसका न्यूमेरिकल आया था 2 नंबर में, तो एचबीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, बाकी सभी के लिए है। बाकी फॉर्मूला आपको क्लियरिटी रखनी है यहाँ पे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सल लाइन के बारे में जानते हैं। एक्सल लाइन करवा देते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर फिर इस यूनिट को कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो सारे टॉपिक है वो बिल्कुल बड़े बड़े हैं, और 5 नंबर वाले टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो एक्सल लाइन होगा, इसको समझना पड़ेगा आपने, इसकी थ्योरी भी समझनी है, और कैसे ऑब्जर्वेशन हो रही है यहाँ पे ये समझो। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, लेट कर लेते हैं, पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हमने एक्सल लाइन निकाल ली, तो हमारे पास क्या है, ये एक हमने डाइपोल ले लिया। डाइपोल को जब भी कंसिडर करो तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रखना है, 2a रखना है। अब हमने क्या ले लिया, एक डाइपोल ले लिया, और डाइपोल को सेपरेट किया हुआ है हमने, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इतना माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, ये क्या हो गया, डाइपोल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ को चेक करना है एक्सल पॉइंट के ऊपर। देखो इस चीज पे मैटर है एक्सल लाइन। अब हमने एक पॉइंट यहाँ पे लेट कर लेना है, इसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज क्यू नोट। इसी से हम चेक करेंगे इसकी भी प्रॉपर्टी और इसकी भी प्रॉपर्टी। इस पॉइंट को मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट, इसे हम चेक करेंगे इसकी भी प्रॉपर्टी और इसकी भी। तो सबसे पहले ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस पॉइंट को जब भी आप टेस्ट चार्ज मानते हो उसको पी पॉइंट से लेट करना है, और ये सेंटर है, तो सेंटर क्या हो गया, और ओ से पी तक की जो डिस्टेंस वो हमेशा याद रखो आर ही लेके चलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है उन सभी में हमें लेट करेंगे आर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए न्यूमेरिकल में भी और क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालते हैं। E1 की डिस्टेंस चेक करो एक बार, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो आर, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर हो गई, और इतनी कितनी बच गई, ये भी ए है और ये भी ए है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस ए, आर प्लस। अब E2 की बात करते हैं, ये किसके कारण है, एपी के कारण हुआ है, ए से लेके पी तक। अब हम देखते हैं बी से पी तक का चेक करते हैं, बी हमारा ये पॉइंट हो गया और पी हमारा ये पॉइंट हो गया। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इसको उधर धकेलेगा और ये इसको उधर धकेलेगा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो। और इसमें एपी में क्या देख रहे थे, ए इधर आना चाहता है और पी भी इधर आना चाहता है, इसमें एपी के अंदर ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा था। ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को रिपेल कर रही है, उसको उधर भगा रहा है, ये इधर। ये इसकी नेट कहानी है जो इसके अंदर आपको याद रखना है, टोटल इसकी डायग्राम अच्छे से कंसीडर करना है। अब हम देखते हैं कि E2 क्या रहेगा हमारा,
E2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस ए। अच्छे समझ के चलो इसको। 5 नंबर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बी से लेके पी तक की कितनी हो जाएगी टोटल, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर है, आर में से ये घटा दो, आर माइनस है, बीपी आ गया। अब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेगा तो फॉर्मूला है वो मैंने आपको अभी बताया था लास्ट टाइम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब E1 की वैल्यू भी यहाँ पे यूज करेंगे और E2 की भी। तो E1 के लिए करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। देखो आर कितना हो जाएगा, आर प्लस ए, E1 कर रहे हैं तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब करेंगे E2, तो E2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में, E2 की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको मान लिया आप लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अब करेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, माइनस कर देंगे E1 में से E2 घटा देंगे, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों को माइनस करना है और वो माइनस किसके बराबर होगा हमारा, वो बराबर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। दोनों के अंदर से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, जो हमारे पास बच गया। ये हमें सोल्व करना है। अब हम इसको इधर लेके आते हैं, इधर आ जाइए। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर बच गया, एलसीएम ले लिया हमने, तो एलसीएम लेने के बाद आएगा आर स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डिजिट आएगी। तो देखो इसको अगर हम लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसको लिखते हैं हम आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये इसको हम अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं तो ये प्लस वाला ये किसमें टूट जाएगा, माइनस में, आर माइनस ए का स्क्वायर, और इधर माइनस वाला प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर का स्क्वायर जमा में ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर लगा रहे हैं बेटा, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस ना 2ar माइनस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ar ब्रैकेट बंद, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, देखो ये माइनस हो कारण ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है ये माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको देखते हैं Q, और 4ar को हम लिख सकते हैं 2a मल्टीप्लाई 2r। देखो इस 4ar जैसे हमारे पास 4ar है, इसको हम लिख सकते हैं 2a मल्टीप्लाई 2r, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ar। तो हमने लिख लिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो Q इंटू 2a क्या होता है, अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला था Q इंटू 2a, तो इसको हमने लिख दिया P। ठीक है, चलो इधर करवा देता हूँ मैं इसको, इधर देखो एक बार, इस टर्म को इधर ले आते हैं। तो Q इंटू 2a क्या हो गया, P इंटू में 2r अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर सो दैट ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट, और हमने क्या कर दिया, ए को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ए की वैल्यू बहुत ही कम थी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बचेगा पी इंटू में 2r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की पावर कितनी हो गई 4, एक आर से एक आर काट देंगे तो बच गया हमारे पास p इंटू में 2
अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सल लाइन। इधर मैं दोबारा आंसर लिख देता हूँ, 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। न्यूमेरिकल के अंदर सीधा फॉर्मूला अपने याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्सल लाइन टॉपिक था जो 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल की कुछ एप्लीकेशन करेंगे। Good evening everyone, I am Sunil Yadav from Om Institute. Today we study about the electricity and dipole effect. So last lecture we have studied about the dipole axial line. On this view we study about equatorial line. Now we complete this chapter in this video. Then start from this. Electric field intensity. Electric field intensity due to an electric dipole. इसके अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बाय यूजिंग डाइपोल, और हम डाइपोल का यूज करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें डाइपोल के बारे में जानना होगा कि डाइपोल होता क्या है। तो देखो डाइपोल क्या होता है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, दो चार्ज के बीच का डिफरेंस, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लिया था, 2a। डाइपोल मोमेंट क्या होता था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने दो डाइपोल को सेपरेट किया 2a डिस्टेंस से, और हमें क्या बोला गया यहाँ पे ध्यान दो, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो इसका जो ये सेंटर हो गया इसको हम O मान लेते हैं, और इसके सेंटर पे हमने यहाँ पे क्या निकाली, ये पॉइंट ले लिया जिसका नाम है, हमने यहाँ पे पहले रख लेते हैं Q नॉट। यहाँ पर हमने क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया है किस पे, P पॉइंट पे। ये भी इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर सकते हैं यहाँ से। अब हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे। तो देखो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों के डायरेक्शन इस पर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। और दूसरा इसका जो रहेगा वो ये क्या रहेगा कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। इसकी डायरेक्शन भी ये हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, दोनों ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल 2 है। तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लेट करना है, आर लेट कर लेना है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं एओपी के अंदर। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको मान लेते हैं E1 और फिर इसको मान लेते हैं E2। वो चीज बाद में सेट करेंगे हम। इसको हमने मान लिया E1 और इसको E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे E1 पे। तो E इज इक्वल टू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन में R का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। इसको हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो पहले एक बार हम इसका पाइथागोरस प्रमेय ले लेते हैं एओपी के अंदर। ट्रायंगल ऑफ एओपी, एओपी के अंदर हमें देखना है, हमें क्या निकालना है, एपी का स्क्वायर निकालना है। तो एपी का स्क्वायर बराबर में होगा एओ का स्क्वायर प्लस में ओपी का स्क्वायर। तो एपी का स्क्वायर बराबर में होगा, एओ कितना है, ए का स्क्वायर है, और ओपी कितना है, आर है, तो आर का स्क्वायर। तो यहां से एपी निकालेंगे तो हमारे ऊपर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसके अलावा हम यहाँ पे दूसरा लेंगे बीओपी के लिए अंदर निकालेंगे। अब ट्रायंगल ले लेते हैं बीओपी। ट्रायंगल ऑफ बीओपी के अंदर हम क्या निकालेंगे, बीपी का स्क्वायर निकालेंगे। और बेटा बीपी का स्क्वायर होगा, देखो बीपी, बी से पी निकालना है तो क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओपी का स्क्वायर, यानी ओ बी का स्क्वायर प्लस
OP का स्क्वायर। तो BP का स्क्वायर बराबर में होगा OB कितना है A का स्क्वायर और OP कितना है R का स्क्वायर। तो यहां से BP निकालेंगे तो रूट आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये भी जो वैल्यू है वो भी क्या आ गई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमने यहाँ से AP निकाला था और यहाँ से BP निकाला था, दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो E1 बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन में R का स्क्वायर। तो R इस E1 के लिए इसको हमने E1 कंसिडर कर रखा है ना इधर वाला। तो ये क्या होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका रूट लगाएंगे, रूट का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन में A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम E2 निकालेंगे। E2 क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो जो E1 निकल रही है वो किसके कारण निकल रही है AP के कारण निकल रही है, और जो E2 निकल रही है वो BP के कारण निकल रही है। ये चीज भी याद रखनी है आपने। Q अपॉन में रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन में A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से जो कंक्लूजन मिला है हमें वो क्या मिला है E1 बराबर में E2। देखो दोनों चीजों को चेक करो, यहाँ पे जो E1 की वैल्यू आई है और E2 की दोनों की क्या आई है सेम आई है। तो जब सेम वैल्यू आई है तो हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर दोनों बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2E1। अगर E1 E2 के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, जैसे मैं बोल सकता हूँ भाई अगर राम श्याम के बराबर है, राम बराबर श्याम, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं दो राम या फिर दो श्याम भी कह सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाया हमने। E1 अगर E2 के बराबर है तो उसे हम 2E1 कहेंगे। तो अब हम यहां से बेटा रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि हमारा यहाँ से कैंसिल आउट रिजल्ट आ रहा है तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट रखना पड़ेगा। इसको M पॉइंट रख लेते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसका T नाम निकाल लेते हैं। अब ये परपेंडिकुलर के साथ है। अब हम क्या करते हैं नीचे वाले को मान लेते हैं E1, ऊपर वाले को E2, क्योंकि रिजल्टेंट की जरूरत पड़ी हमें। तो ऊपर ये जो इसके साथ है ये थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास E2 कोस थीटा और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं इधर बात करूं तो ये जो इसके साथ है इस वाली लाइन के साथ है ये वाला एंगल, तो ये वाला क्या रहेगा E1 कोस थीटा, क्योंकि बेस के साथ कोस थीटा चलता है और परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा चलता है। इस बात को आपने 11th में पढ़ा था, वही चीज सेम लग रही है E1 साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन दिखा देते हैं, R P ले लेते हैं, M N ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो इंटरफेस यहाँ पे शायद आपको पजल हो रहा होगा, इसको मैं एक बार इधर बढ़ा देता हूँ। ऊपर आपको ऐसी इस प्रकार इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज इधर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल है ये है E2 साइन थीटा, और जो यहाँ पे बन रहा है ये है हमारा, जो यहाँ बन रहा है ये है हमारा E2 कोस थीटा। ऐसे ही नीचे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो बेस के साथ है ये E1 कोस थीटा, और जो यहाँ बन रहा है ये है हमारा E1 साइन थीटा, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। अब हम इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। देखो फ्रॉम रिजल्टेंट, जो हमारा रिजल्टेंट आया उसके हिसाब से चेक करते हैं। तो हमारी जो PM लाइन है, PM दिखाई दे रहा है आपको, ये किसके पैरेलल है AB के पैरेलल है। जो PM लाइन है ये AB के पैरेलल है। कौन से एंगल के अलोंग है ये, अलोंग E2 कोस थीटा। और जो P ये वाला P पॉइंट है और ये वाला T पॉइंट है, PT जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे लिखेंगे PT परपेंडिकुलर टू AB। जो PT है वो AP पे परपेंडिकुलर इस लाइन पे, ये किसके अलोंग हो रहा है, ये हो रहा है E2 साइन थीटा के अलोंग। ये रिजल्टेंट लिखने पड़ेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर देखते हैं ये वाली लाइन, इसको हमने मानना है PM, दोबारा से सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। PM परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल टू AB, ये अलोंग होगा E1, और ये साथ में कौन सा चलेगा कोस थीटा। उसके बाद ये जो नीचे की तरफ लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर, इसको हमने क्या पॉइंट दिया है PN परपेंडिकुलर टू AB, ये अलोंग चल रही है E2
कोस सॉरी 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 E1 साइन थीटा। तो हमारे पास चार रिजल्टेंट यहां से आ गए हैं। अब हम इन चारों रिजल्टेंट से क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमको, देखो ये वाली जो डायरेक्शन है वो नीचे की साइड है, ये वाली डायरेक्शन ऊपर की साइड है। तो E1 कोस थीटा यहाँ पे लिखेंगे। कंक्लूजन E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so they are cancel out। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, E1 cos थीटा बराबर E2 cos थीटा। ये दो वैल्यू बच जाएगी। और यहां से हमें पता है E1 बराबर होता है E2 के, तो इसको हमने क्या लिख दिया 2E1, और साथ में कौन सा एंगल है, cos थीटा। अब मैं इधर कर देता हूं इसको थोड़ा सा। 2E1 की वैल्यू जो फॉर्मूला होता है ई निकालने का, वो ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ से कोई भी आप फॉर्मूला चाहिए ये ले लो, चाहिए दोनों सेम है तो इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ अपॉन में आर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में एंगल कौन सा है, कोस थीटा। तो बेटा कोस थीटा ये 10th क्लास में सिखाया होगा मैं थोड़े सर ने, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से करो, ये सबका अलग अलग रूल होता है। तो शायद B/H ही होता होगा, ठीक है। तो देखो बेस कितना है हमारे पास, बेस है बेटा ए, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस ये आ गया √A² प्लस R²। तो ऊपर आपको एक टर्म बन रही है, ऊपर जो टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 2QA, जो ऊपर बन रही है नीचे बन रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये पावर कितनी है, एक, और ये आधी, और 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2। यानी पावर इसकी 1 है और इसकी आधी 3/2 हो जाएगा। 2QA किसके बराबर होगा, पी के, पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। ये जो हमें प्रूफ करना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A² प्लस R² की पावर 3/2। यहाँ पर हम केस डालेंगे A² इज वेरी लेस देन R², सो दैट A² कैन बी नेग्लेक्ट। तो हम क्या करेंगे, A² को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा P/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A² नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बच गया हमारे पास, R² की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर आ गया P/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो आपने याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। तो हमारा ये पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 नंबर का एक टॉपिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ही पढ़ते रहे, स्क्रीनशॉट में कुछ नहीं लगा, फिजिक्स नहीं, इंग्लिश नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको, या हिंदी नहीं है, ये तो समझना पड़ेगा बेटा आपको। अब हम दूसरी एप्लीकेशन जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर से। हमारे सेंटर पे 1 फरवरी से 12वीं का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ज्यादा मात्रा में एडमिशन लीजिए। और अब जो सर ने, हमारे आगे जो चेयरमैन सर है विमल सर, उन्होंने छूट कर रखी है कुछ दिनों तक। अगर कोई बच्चा 10 फरवरी तक है, अगर यहाँ पे एडमिशन लेता है तो उसको 50% फीस में वो छूट रखेंगे। उसके बाद वो फीस जो जर्नली चल रही है वो रख देंगे। तो अभी अपना जो है वो आके एक बार सर से मिल ले, क्योंकि और अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। देन अब हम जानते हैं भी डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल क्या होता है, 2 डायमेंशनल में भी यूज करना है हमें। अब हमारी टीम के अंदर हिमांशु और अजीत जो कैमरामैन है, इनका मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमारी तो कुछ नहीं है भाई, हम तो बस लिख देते हैं, बाकी असली जो मेहनत है वो कैमरामैन की और एडिटर की होती है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा वाले कति रट देना भाई। और HBSC के अंदर ही है, और CBSE का यहाँ से न्यूमेरिकल बिल्कुल आएगा, तो CBSE वाले इस रिजल्ट को याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रो डाइपोल। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव, याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में एक डाइपोल डाल देना है, ये डाल दिया मैंने डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक। डाइपोल हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू ही मिलेगा आपको, और इसकी डिस्टेंस भी फिक्स होती है, इधर मैं मेंशन कर देता हूं 2a डिस्टेंस। अब देखो, अब आपको पता है जर्नल केस है बेटा, नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स उधर लगेगा, ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक किधर भागेगा, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये तो बेसिक है चार्ज का। तो हमने यहाँ से फोर्स निकालना है, तो फोर्स इसको पॉइंट मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं बी। सर एक दूसरे मार्कर का अरेंज करना आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइट नहीं होता है, क्योंकि रेड वगैरह यूज करना पड़ेगा। फोर्स एट ए, तो हमने फोर्स देखना है ए पॉइंट पे, तो बेटा फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू इंटू में ई। तो F1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्यू कितना है, माइनस का है, तो हमने रख लिया F इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फोर्स एट बी, फोर्स एट बी, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस क्या क्यू ई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब निकालते हैं हम नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा हमारा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो F1 की वैल्यू है QE और F2 कितना हो जाएगा, प्लस क्या QE, दोनों को जोड़ देंगे बेटा, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स कितना आ गया हमारे पास, जीरो। अब नेट फोर्स जीरो आया, प्रॉब्लम बढ़ गई। जब नेट फोर्स जीरो आया तो प्रॉब्लम बढ़ी, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम किसको याद करेंगे, जल्दी सोचो। जब प्रॉब्लम बढ़ी तो हमने याद किया टॉर्क को। ये 11th क्लास का टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है कि आपको मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ इसको। ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा, तो ये हमने टॉर्क निकालने के लिए हमने सी पॉइंट ले लिया। अब हम याद करें, जब भी नेट फोर्स आपका जीरो आता है तो टॉर्क को याद करना पड़ता है। टॉर्क, टॉर्क होता क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताता हूं मैं, ये एक एंगुलर फोर्स होता है। एक तो फोर्स आप वो है जो आप गाड़ी को धक्का मारते हो, वो तो होता है फोर्स। अगर कोई जैसे पंखा चल नहीं रहा तो उसको आप, या फिर हल्का चल रहा है उसको आप धक्का मार के तेज चलाते हैं, उसे बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला, टॉर्क टाउ बोल सकते हैं इसको, ये होता है आर मल्टीप्लाई फोर्स, या फिर इसको लिख सकते हैं हम आर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मल्टीप्लाई फोर्स। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मल्टीप्लाई फोर्स। तो आर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होती है, इसके लिए देखो आपको मैं इधर समझाता हूँ। तो देखो परपेंडिकुलर के लिए आपको हमेशा याद रखना है साइन थीटा, और पैरेलल के लिए कोस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, बीसी, और हाइपोटेनस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन में 2a। तो हमारे पास यहाँ से बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2a साइन थीटा। तो बीसी की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। तो आर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की वैल्यू कितनी आ गई, 2a साइन थीटा मल्टीप्लाई फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू, इधर से देख लो कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लो, ये उठा लो, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब हम क्या करते हैं, यहां से मैं इसको देखता हूं, ये बताओ किसका फॉर्मूला बनाई, कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है। तो बाकी मैं बता देता हूँ, क्यू इंटू टू ए जो फॉर्मूला बनाया, ये किसका बना है, डाइपोल मोमेंट पी का फॉर्मूला बना है, पी, और साथ में यहाँ पे कौन बच गया, ई बच गया, और क्या बच गया, साइन थीटा। अब टॉर्क निकालेंगे, अभी इसको, ये हमारा किस में आ गया, स्केलर फॉर्म में, किसमें आ गया, स्केलर। वेक्टर में करेंगे तो क्या कर देंगे, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, पी की वैल्यू दे रखी होगी, ई की वैल्यू दे रखी होगी, और साइन 30 60 90 30 60 45 90 जो भी होते हैं वो सभी की वैल्यू याद रखनी है, और ये क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसकी पोटेंशियल निकालेंगे, इसका यूनिट का लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम एक टोटल
सेक्शन की यानी टोटल जो इस लेक्चर की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है वो डेली आपको वीडियो सेक्शन मिलता रहेगा। तो हमारे कैमरा मैन आपको दिखाई दे रहे होंगे। कोई नहीं सर, वेरी गुड। चलो भाई लास्ट। अरे नहीं सर, वीडियो खराब कैसे हो जाएगी जब पढ़ाने वाले सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऐसे भी आ सकता है, या फिर आएगा पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये थ्योरम होती है। ठीक है, तो देखो जानो चीज क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये एक पॉइंट ले रहा हूं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कंसिडर किया हमने एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये हमने ऐसे रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक डाइपोल और कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे, ये भी क्या है माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक डाइपोल और कंसिडर कर लेता हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, बाकी बुक में कोई डायग्राम नहीं मिलेगा किसी बुक में भी। ये भी माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा टिल्ट कर रहा हूँ, थोड़ा इधर लेके आ रहा हूँ। तो जब मैं इसको ये ऑब्जर्व करना आपने कि मैं जब इसको यहाँ पे ले आया चार्ज, तो यहीं पे सेम अपीयर होगा माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू। पर अब इनके बीच में जो एंगल बन गया वो कितना बच गया, डी थीटा। स्मॉल एंगल बन गया, इसको हमने डी थीटा से डिनोट करना है। टोटल एंगल थीटा होता है, स्मॉल एंगल हो गया डी थीटा। ठीक है, तो अब हमें जो यहाँ पे जो वर्क करना है वो इसी पे करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यानी इसका वर्क डन निकालना है, और डाइपोल का भी यूज करना है। तो हमने वर्क निकालने का जो फॉर्मूला बेसिक 9th क्लास में सीखा था, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से, और डिस्प्लेसमेंट को S से करते हैं। अब यही चीज हम किस में कर रहे हैं, एंगल में कर रहे हैं। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू F और डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, स्मॉल वर्क डन। तो यहाँ भी स्मॉल वर्क डन होगा। अब हम क्या करेंगे, DW इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चीज रोटेट हो रही है, जब भी रोटेट होगी तो फिर हमें याद करना पड़ेगा टॉर्क को, क्योंकि टॉर्क किसमें लगता है, एंगुलर फोर्स में लगता है। तो DW इज इक्वल टू, अब जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी, PE साइन थीटा, और साथ में कौन है, डी थीटा। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसका भी कर देंगे W टू 0 की लिमिट में। तो इसका हो गया W, और ये W टू 0, यहां से इसका करेंगे टोटल, तो P बाहर आ जाएगा, अंदर होगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। तो यहां से माइनस को बाहर ले लेंगे, P अंदर जो लिमिट लगाएंगे कोस थीटा पे, वो लिमिट लगा लेंगे कितनी, इसको मान लेते थीटा 1 और थीटा 2, यानी कि हम लिमिट लगा लेंगे थीटा 1 से थीटा 2। तो यहां से जो P बाहर आ गया है, और अंदर जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने का क्वेश्चन होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, W माइनस 0 के बराबर। और W माइनस 0 कितना होता है, W, तो ये आ जाएगा PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये हमारा टोटल वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो मैंने जाना है सारे मैं एक बार टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से कूलम्ब्स लॉ को क्लियर किया, फिर हमने क्वांटाइजेशन चार्ज और नंबर ऑफ चार्ज को कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज, और उसके बाद उसकी जो थ्योरम है एक्सल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और पोटेंशियल एनर्जी, टू डायमेंशन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन, और साथ में इसके कुछ हमने SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले किए थे। तो अब इसकी जो हमारी पूरी वीडियो है वो आपको एक वन शॉट भी मिल जाएगा,
और इसके अंदर आपको प्रिपेयर होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो डे बाय डे आती रहेगी, कभी केमिस्ट्री कभी फिजिक्स की। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी पोटेंशियल और कैपेसिटर की, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर एंड पोटेंशियल, तो मैं कैपेसिटर का हल्का सा एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे कि बेटा ये फोन होता है, इन फोन के अंदर जो फ्लैश लाइट होती है, देखो ये नॉर्मल आप टॉर्च यूज करते हो, ठीक है, तो इस जो टॉर्च के अंदर जो यूज होता है वो सेल की बैटरी होती है। और अगर आप जस्ट फोटो खींचते हो, जैसे आप कभी हमें फोटो खींचना पड़े, तो जैसे हम फोटो खींचते हैं तो फोटो के अंदर जब भी यूज करेंगे तो उस कंडीशन में जो कैमरे की जो फ्लैश होगी वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। तो इस चीज को याद रखना है आपने। जो कैमरा जो फोकस करता है, जब भी हम फ्लैश लाइट, कभी तो आपने देखा होगा कि जो कैमरे होते हैं, जब आप किसी शादी विवाह में जाते हो तो जो कैमरे से आप फोटो खिंचवाते हो तो वो एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट आती है और तुरंत एक बार दिन सा निकल जाता है और फोटो खिंच जाता है। और उसके अंदर जो सेल देखे वो लगभग कितने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 1.5 वोल्ट के होते हैं, जो आप घड़ी वाले वगैरह सेल में यूज करते हो गीजर में। तो इन सेल में इतना पोटेंशियल कहाँ से आ गया? तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर सारे सेल की एनर्जी को खींच के रखते हैं एक साथ, एकदम उसको देके मारते हैं। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ कि कभी आपने फिल्मों में देखा हो कोई व्यक्ति है जिसको होश नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, चार्जिंग करके उसकी छत्ती वगैरह पे लगाते हैं और व्यक्ति उठता है। इससे क्या होता है कि अगर वो वहां पे लगा के छोड़ दे तो ये थोड़ी ना उमर जाएगा, वो एक बार चार्ज किया जाता है और लगाते हैं। ऐसे वो भिड़ाएंगे, चार्ज हो गया, लगाते ही एक झटका देगा, बस एक बार करंट देगा, रुक जाता है वो। ये नहीं कि वो बार बार लगातार करंट देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।